नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि संभव हो सके तो आप हमारे वीडियोस को बड़ी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करें, सर्कुलेट करें और साथ ही साथ शेयर करें ताकि ईमानदार पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अब आज की बातचीत हम शुरू करें। आज दरअसल हम एक इतिहास के एक बड़े किरदार के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। और ये किरदार जब से भारत में 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से ये किरदार बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और इस किरदार को लेकर तमाम तरीके के विश्लेषण किए जा रहे हैं, उनके बारे में तमाम बातें लिखी जा रही हैं और तमाम ऐसे सवाल लोगों के सामने लाए जा रहे हैं जो उसके पहले वैसे तो पब्लिक डोमेन में थे लेकिन उस पर उतनी ज्यादा चर्चा नहीं हो रही थी। जी हाँ, मैं बातचीत कर रहा हूं आरएसएस के दूसरे प्रमुख एमएस गोलवालकर की। एमएस गोलवालकर जो आरएसएस के सबसे ज्यादा लंबे समय तक प्रमुख रहे और बहुत छोटी उम्र में उनको आरएसएस की बागडोर मिली थी और लंबे समय तक वो उनके प्रमुख बने रहे। लिहाजा उनको लेकर चर्चाएं भी बहुत सारी हैं, उनको लेकर बहुत सारे विवाद भी हैं, उनके शख्सियत को लेकर बहुत सारी कहानियां भी हैं। लेकिन एक चीज बिल्कुल सत्य है, वो ये कि आरएसएस आज जहां है उसको उस मकाम तक ले जाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। उसकी जो वैचारिक पृष्ठभूमि थी, उस वैचारिक पृष्ठभूमि को बहुत ही मजबूत करने में उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया। अब एमएस गोलवालकर पे मशहूर पत्रकार और साथ ही साथ लेखक धीरेन्द्र कुमार झा की किताब आई है, नई किताब आई है जिसका नाम है गोलवालकर द मिथ बिहाइंड द मैन एंड द मैन बिहाइंड द मशीन। ये किताब है। ये किताब धीरेन्द्र कुमार झा जी ने लिखी है। साइमन एंड शूस्टर ने इस किताब को छापा है और इस किताब का दाम है 899 रुपए। ये हार्ड बाउंड है, जाहिर सी बात है इसकी सॉफ्ट दूसरी कॉपीज भी होंगी। धीरेन्द्र कुमार झा जी से आज हम बातचीत करेंगे। वो हमारे साथ मौजूद है और उनकी किताब पर हम चर्चा करेंगे और उनकी किताब के पर चर्चा के बहाने पूरे आरएसएस की राजनीति पर भी हम चर्चा करेंगे, उस पर भी प्रकाश पड़ेगा। सबसे पहले तो धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत आपको बधाई हो। ये दूसरी किताब है जो हम सत्य हिंदी पर आपसे चर्चा कर रहे हैं और मैं ये कह सकता हूं कि अभी तक गोलवालकर को लेकर जितनी भी किताबें आई हैं उनमें से कुछ तो उन लोगों ने लिखी हैं जो दरअसल आरएसएस से संबंधित थे या जुड़े हुए थे। तो एक तरीके से उन्होंने किताब की एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं की है, उनके चरित्र को लेकर जो एक उदासीन दृष्टि होती है वो नहीं डाली है। कुछ ऐसे मिथ बनाने की कोशिश की गई है जिससे कभी कभी ये लगता है कि गोलवालकर एक महामानव है, आम इंसान नहीं है, जैसे कोई मसीहा हो, इस तरीके से उनके बारे में वर्णन किया गया और बहुत सारे इतिहास की चीजों को दरकिनार भी कर दिया गया है, इसलिए उसको ऑथेंटिक बायोग्राफी नहीं मान सकते। मैं कम से कम जब मैंने इस किताब को पढ़ा और पढ़ने के बाद मैं आप ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि ये गोलवालकर साहब की बहुत ही ऑथेंटिक बायोग्राफी है जो ब्रूटली बहुत ऑनेस्ट भी है और इसमें बहुत रिसर्च की है धीरेन्द्र कुमार झा जी ने। धीरेन्द्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो एक छोटा सा सवाल मेरे मन में ये कि आपने इस किताब को लिखने का फैसला क्यों किया? गोलवालकर लोग अमूमन कंटेम्पररी विषयों पर लिखते हैं, आपने गोलवालकर को चुना, उनकी बायोग्राफी लिखने के बारे में चुना, जबकि उनके बारे में बहुत ज्यादा मटेरियल उपलब्ध नहीं है, जो उपलब्ध भी है वो बहुत ऑथेंटिक नहीं है। जी, सबसे पहले धन्यवाद आशुतोष मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए, ये इस किताब का आइडिया मेरे जर्नलिस्टिक एफर्ट्स के प्रोसेस में आया 2014 में, जब आरएसएस ने पावर कैप्चर किया नरेंद्र मोदी और बीजेपी के थ्रू। जी, तो मैं चाहता था कि जो आरएसएस की सच्ची कहानी है, जो रियल स्टोरी है आरएसएस का, वो हम अपने जर्नलिस्टिक आर्टिकल्स में लिखें। और इसके लिए जरूरी था कि हम आर्काइव्स में जाएं और हम धीरे धीरे आर्काइवल जर्नलिज्म पे शिफ्ट हो गए। लेकिन हम एक चीज गौर कर रहे थे कि जो भी थ्रेड हम पिकअप कर रहे थे आर्काइव्स में इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो लगभग सारे थ्रेड्स हमको
एक ही डायरेक्शन में ले जा रहा था, एक ही व्यक्ति की तरफ ले जा रहा था, और वो था एम एस गोलवलकर। बीच में कुछ समय के लिए हमको थोड़ा इससे ध्यान हटाना पड़ा, और हम क्योंकि नाथूराम गोडसे के लाइफ हिस्ट्री पे काम करने लगे। लेकिन वो जो एक्सरसाइज था रिसर्च का, वो भी हमको इसी डायरेक्शन में ले जा रहा था। तो फिर अब मुझे लगने लगा कि पिछले कुछ समय से जो कुछ हो रहा है इस देश में, उसको समझने के लिए, आरएसएस को समझने के लिए, ये जरूरी है कि गोलवलकर का लाइफ, उसका थॉट, उसके एक्टिविटीज को ओरिजिनल सोर्स, आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे समझे, और इसलिए इस किताब को लिखा मैंने। गोडसे के बाद गोलवालकर, ये अद्भुत इत्तेफाक है या एक सोच समझ के आपने लिखा? क्योंकि गोडसे वो शख्स हैं जिन्होंने गांधी जी की हत्या की और उनको फांसी की सजा हुई, और जब गांधी जी की हत्या हुई तो उसके बाद जो दो बड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनमें से एक थे सावरकर, और उनको तो गांधी जी की हत्या के मामले में उनके मुकदमा भी चला था, और वो फिर उसके बाद अदालत ने उनको बाइज्जत बरी भी किया। लेकिन गोलवलकर और आरएसएस पर बैन लगा और गोलवलकर को भी गिरफ्तार किया गया गांधी जी की हत्या के बाद। हालांकि उनके ऊपर यह आरोप नहीं था कि उन्होंने गांधी जी की हत्या में उनका कोई रोल था, लेकिन रह रह के संदेश जरूर होता था, क्योंकि जो गोडसे है ये आरएसएस से इनका लिंक था, जो थोड़ा डिस्प्यूट में भी है, विवाद में भी है। तो आपने उस गोडसे और गोलवालकर को जोड़ने की कोशिश की, इसलिए आपने इस किताब को लिखा, या आरएसएस को अलग से समझने की कोशिश कर रहे थे इसलिए आपने गोलवालकर को लिखा, या जो हिंदुत्व का जो उभार है उसको समझने के लिए आपको लगा कि गोलवालकर के को पढ़े बिना या उनके बारे में लिखे बिना काम नहीं चलेगा? देखिए, हम जनरल आरएसएस के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, और जिसमें गोलवलकर एक अहम किरदार बनते चले जा रहे थे। अचानक कैरवैन मैगजीन, जिसके लिए हम लिखते हैं, उसने मुझे कहा कि गोडसे के ऊपर एक प्रोफाइल कर दो। और हमने प्रोफाइल करने के प्रोसेस में जब गोडसे सेंट्रिक रिसर्च हम शुरू किए, तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ लगे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो कॉन्क्लूसिवली इस बात को एस्टैब्लिश कर रहे थे कि गोडसे ने आरएसएस नहीं छोड़ा था। तो फिर हम उस किताब को लिखने की डायरेक्शन में मूव कर गए। लेकिन खत्म होने के बाद हम वापस अपने पुराने प्रोजेक्ट पे आए। इसलिए गोलवलकर के ऊपर काम करना, वो आरएसएस के ऊपर काम करने के प्रोसेस में ऑलरेडी इमर्ज करता जा रहा था मेरे दिमाग में। कोई लिंक नहीं है दोनों का। लिंक नहीं है। आपने अपनी इस किताब में ये दिखाने की कोशिश की कि गोलवलकर स्वाभाविक उत्तराधिकारी शायद हेडगेवार के थे। हालांकि उनका टाइम पीरियड जो आरएसएस में था वो बहुत कम था उस वक्त, उनके जो तमाम साथी थे उनकी तुलना में ज्यादा से ज्यादा 3 साल, और इन 3 सालों में वो हेडगेवार के बड़े करीब भी आ गए, और गोलवलकर को उन्होंने फिर अपना प्रमुख भी चुना अपने जाने के बाद। ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था? देखिए, ये गोलवलकर उन सारे जो शर्तें थी संघ की और हेडगेवार की, उस पर बिल्कुल खरे उतर रहे थे। गोलवलकर, आप देखिए, संघ का जो पृष्ठभूमि है वो एंटी ब्रिटिश एजिटेशन से अपने आप को बाहर रखने का पृष्ठभूमि है। और इनफैक्ट 1935 में हेडगेवार ने जब 10वीं सालगिरह मना रहे थे संघ का, तो उन्होंने तो ये भी कहा था कि ब्रिटिश राज को उन्होंने एक एक्ट ऑफ प्रोविडेंस कहा। तो पृष्ठभूमि साफ है। गोलवलकर अपने तरफ से कभी भी एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल में पार्टिसिपेट नहीं किया था उन्होंने, और वो धीरे धीरे उसी सेम डायरेक्शन में वो भी चल रहे थे। एक मुकाम, एक मोमेंट आता है जहां की वो नजदीक आ जाते हैं संघ के और हेडगेवार के, और फिर वो आगे बढ़ते। लेकिन उस समय भी हेडगेवार के मन में गोलवलकर को अपना उत्तराधिकारी बनाने का कोई साफ साफ हमको कोई एविडेंस नहीं मिलता है। एविडेंस जो मिलता है वो ये कि वो बालाजी हुद्दार को, जो पहले सरकारवाह थे संघ के, जब हेडगेवार सरसंघ चालक बने उस समय में, तो उनको
अपना उत्तराधिकारी बनाने का उनके मन में विचार दिख रहा है, इसके आर्काइवल एविडेंस है। लेकिन बालाजी हुड्डार का लाइफ ट्रैजेक्टरी बदल जाता है। एक बार वो लंदन चले जाते हैं 36 के दौरान, और फिर वहां पे जब वो स्पेनिश सिविल वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं, कम्युनिस्ट लोगों के संपर्क में आते हैं, एंटी इंपीरियलिस्ट हो जाते हैं, और जब वो वापस आते हैं 38 के अंत में, और जब हेडगेवार से उनकी बात होती है, फिर 39 में भी एक राउंड होती है बात, तो हेडगेवार को समझ में आ गया कि दोनों का रास्ता अलग हो चुका है। और हम देखते हैं कि वहां से गोलवॉलकर बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। मतलब हेडगेवार गोलवॉलकर के बारे में काफी सोचने, क्योंकि सेकंड मीटिंग जो हुड्डार का है हेडगेवार के साथ, उसके वो है नासिक के पास एक देवलाली जगह था जहां ये उस समय रह रहे थे कुछ दिनों के लिए। हेडगेवार, गोलवॉलकर, वहीं पे जाके हुड्डार मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि वहां से लौटने के बाद, देवलाली से लौटने के एक हफ्ते के बाद, हेडगेवार गोलवॉलकर को नंबर 2 बना देते हैं, सरकारवाह बना देते हैं। और फिर एक साल के बाद उनका डेथ होता है, तो वो सरसंघचालक बन जाते हैं। आपने हुड्डार का जिक्र बहुत बहुत बेहतर तरीके से किया। एक तरीके से हुड्डार और हेडगेवार के बीच की जो मुलाकात है, उसमें हुड्डार एक तरीके से उनको अपने साथ लाने के बारे में भी बातचीत करते हैं, और तब लगता है कि हेडगेवार का मोह भंग होता है कि नहीं, ये वो आदमी नहीं था जो उनके साथ काम करते। लेकिन आपने जो बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है, और हमारे बहुत सारे दर्शकों को जब ये बात सुनेंगे तो उनको थोड़ी सी हैरानी होगी, क्योंकि आरएसएस के बारे में लगातार ये कहा जाता था कि आरएसएस अंग्रेजों के पिट्ठू की तरीके से काम करती है। ये आरोप उनके ऊपर बड़े गंभीरता के साथ लगता है, और इस वक्त जिस तरीके से विपक्ष आक्रामक है, तो लगातार उनके ऊपर आरोप लगा। मैं इस किताब को जब पढ़ रहा था, इस किताब के पेज नंबर 62 पे धीरेन झा जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया 10 अक्टूबर 1935 को कोट किया है। 10 अक्टूबर 1935 में जब टाइम्स ऑफ इंडिया छपा था, तो उसमें एक खबर आइटम छपी है, और इसमें वो कोट करते हैं धीरेन जी, जिसमें हेडगेवार कह रहे हैं, a Times of India report quoted Hedgewar saying that the British Raj afforded them a lesson in organization, and he looked upon it as an act of providence that the Britishers were ruling over them. यानी वो हेडगेवार ये कहते हैं कि अंग्रेजों से संगठन सीखा, और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स जो हमारे पर शासन कर रहे हैं, वो एक तरीके का आशीर्वाद है, प्रोविडेंस। अब आप उसको प्रोविडेंस को किसी दूसरे संदर्भ में भी कर सकते हैं। यानी जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, लोग शहादत दे रहे थे, तब आरएसएस के प्रमुख के लिए अंग्रेजों का शासन एक प्रोविडेंस था, एक दैवीय देन कह सकते हैं इसको, अगर हम बिल्कुल एक ईश्वरीय देन कह सकते हैं। इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? जबकि हेडगेवार वो शख्स थे जो गांधी जी की जब सत्याग्रह करते हैं, तो वो आरएसएस के प्रमुख का पद छोड़ देते हैं, और वो जंगल सत्याग्रह में हिस्सा लेते हैं, जेल जाते हैं, और उनका पूरा अतीत जो था हेडगेवार का, वो अतीत भी कांग्रेस के साथ का था, और अंग्रेजों से या आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने का था। इस सेंटेंस को आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? देखिए, यहाँ पे एक बात जरूरी है समझना, और वो ये कि हिंदुत्व एक कॉलोनियल आइडिया था। एक खास तरह का मानसिकता महाराष्ट्रियन ब्राह्मण्स का जरूरी था इस आइडिया को, हिंदुत्व को क्रिएट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए, कॉलोनियल प्रोजेक्ट के एक पार्ट के रूप में। अब आरएसएस जो बना, वो इस बैकड्रॉप में एक हिंदुत्व मिलिशिया के रूप में बना। तो उसका तो जो आइडियोलॉजिकल पृष्ठभूमि है, वो वहीं से साफ हो जाता है, और हिंदुत्व इस सेंस में जो पहले के हिंदू नेशनलिस्ट थे, उससे बिल्कुल अपने आप को अलग कर लेता है। जैसे पहले के जो हिंदू नेशनलिस्ट थे, आप देखेंगे कि तिलक फॉर एग्जाम्पल, ये हिंदूज को मोबिलाइज कर रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ, जबकि हिंदुत्व हिंदूज को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम्हारा मेन एनिमी मुस्लिम्स है, ना कि ब्रिटिश। अब जितने भी ये लोग हैं हिंदुत्व से जुड़े हुए,
इंक्लूडिंग हेडगेवार, सावरकर, मुंजे, ये सभी लोग तिलक के फॉलोअर्स थे और उस समय में हिंदुत्व के थ्योरी आने से पहले वो एंटी ब्रिटिश लाइन पे जो हिंदू नेशनलिस्ट पोजीशन था उसके हिसाब से ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन एक बार हिंदुत्व आ जाता है तो आप देखेंगे कि इन सब का लाइन बदल गया, एंटी ब्रिटिश से हटके अभी एंटी मुस्लिम हो गया। लेकिन इनिशियल डेज में आरएसएस जब वो यंग लड़कों को मोबिलाइज कर रहा था और उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि हम ही सच्चे देशभक्त हैं, तो उनको बहुत ही चालाकी से अपने कदम रखने पड़ रहे थे। और जब 1930 में गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया तो उस समय में हेडगेवार के सामने में एक बड़ा दुविधा था, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते थे शामिल होना। ये ऑल इंडिया मास मूवमेंट था और काफी बड़े लेवल का मूवमेंट था। संघ के अंदर भी जो नए लोग थे वो सब चाहते थे, उनको पता नहीं था कि भाई ओरिजिनल आइडिया क्या है संघ का। तो फिर ये जो प्रेशर था, इसमें हेडगेवार के सामने में एक ही रास्ता था कि वो संघ को मूवमेंट से अलग रखें और खुद जंगल सत्याग्रह में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसीलिए उन्होंने अपने पद से रिजाइन किया और कुछ समय के लिए एलवी परांजपे सरसंघ चालक बने और इन्होंने साफ कर दिया कि संघ इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो अकेला उन्होंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में पार्टिसिपेट किया। जी, तो इसी पृष्ठभूमि का ये अगला पड़ाव है जहां हेडगेवार 1935 में, इसको एक्ट ऑफ प्रोविडेंस बोलते हैं ब्रिटिश रूल को। बट एक संगठन जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहता है, एक संगठन अपने आप को पेट्रियोटिक कहता है, दूसरे लोगों को देशद्रोही कहता है, उस संगठन के जो संस्थापक है वो ब्रिटिश राज को एक्ट ऑफ प्रोविडेंस कह रहे हैं। जी। आपको आश्चर्य नहीं हुआ जब आपको टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट आपने देखी? एक्चुअली मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि हम उससे पहले हिंदुत्व का जो पृष्ठभूमि है उसको हम एक्सप्लोर कर चुके थे। आप देखिए, अपने आप को राष्ट्रवादी बोले या कुछ भी बोले, सच्चाई ये है कि भारत में जो राष्ट्रवाद है उसका एक कॉन्टेक्स्ट है और वो कॉन्टेक्स्ट है आजादी के लिए लड़ना। यही एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल इसका कॉन्टेक्स्ट था, इसी में राष्ट्रवाद इमर्ज करता है। अब जो हिंदू नेशनलिस्ट, हिंदुत्व से पहले के लोग थे, उनको आप हिंदू नेशनलिस्ट बोल सकते हैं, लेकिन एक बार जब हिंदुत्व आ गया और हिंदुत्व के जो लीडर्स थे या उसके जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल से बाहर आ गए। तो सच्चाई ये है कि अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से इसको देखें तो ये गलत कहते हैं जब ये अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, क्योंकि ये उस डेफिनेशन के अंदर फिट नहीं होते, राष्ट्रवाद के उस डेफिनेशन के अंदर जो इंडिया स्पेसिफिक है। अब आपने अपनी इस किताब में गोलवलकर की किताब का जिक्र किया, जो महत्वपूर्ण किताब साबित हुई, जो हिंदुत्व का मूवमेंट है उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए। सावरकर की किताब हिंदुत्व के बाद, वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइंड, और ये किताब, शायद इस किताब की वजह से वो सरसंघचालक भी बने, ये भी इस ओर भी आप इशारा करते हैं। मेरा प्रश्न इस बात को लेकर ये है कि इस किताब को लेकर बहुत विवाद है और कुछ लोग कहते हैं ये किताब गोलवलकर ने नहीं लिखी, उससे अपने आप को डिस्टेंस कर लेते हैं। आपने अपने रिसर्च में क्या पाया? क्या ये उनकी अपनी किताब है? क्या ये प्लेगराइज्ड है? और अगर ऐसा है तो क्यों है? देखिए, आगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू। देखिए, गोलवलकर के लाइफ हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे मिथक बने हैं, कुछ मिथक उन्होंने खुद बनवाए, जो कि बहुत सारे, उनमें से कई मिथक का मेन स्ट्रीमिंग भी हो गया है। एक मिथक ये भी है कि गोलवलकर ने वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड नहीं लिखा। ये गोलवलकर ने खुद बोला था 1963 में। हाँ ना, अगर आप देखें कि गोलवलकर ने बोला था 1963 में कि ये जो किताब है ये बाबा राव सावरकर यानी गणेश दामोदर सावरकर, जो वीडी सावरकर के बड़े भाई थे, उनकी किताब राष्ट्र मीमांसा का एब्रिज ट्रांसलेशन है, ये उन्होंने कहा था, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है। अब आप इसमें सच्चाई जानने के लिए बस आपको इतना ही करना था कि राष्ट्र मीमांसा के साथ वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड को कंपेयर कर लीजिए, बस इतना ही छोटा सा काम था। लेकिन और जब आप कंपेयर करेंगे, मुझे मिला राष्ट्र मीमांसा 1934 में पब्लिश हुआ था, मराठी में था, और जब वो बुक मुझे मिला
बॉम्बे के एक लाइब्रेरी में। तो हमने जब कंपेयर किया दोनों को, तो मैंने पाया कि ये जो पूरा का पूरा जो एंटी सेमेटिक मॉडल जो गोलवॉल्कर दे रहे हैं इंडियन माइनॉरिटीज को ट्रीट करने के लिए, ये बातें उसमें कहीं भी नहीं है। उसमें हिटलर, नाजी, इन सब का कोई जिक्र ही नहीं है। वो 1934 में आया था, संभवतः उस समय तक हेडगेवार को जानकारी भी नहीं रहा होगा, सॉरी बाबा सावरकर को जानकारी भी नहीं रहा होगा जर्मनी के डेवलपमेंट्स के बारे में। 1933 में आया था हिटलर पावर में वहां पे, तो पॉसिबल है कि उस समय तक उनको जानकारी नहीं मिला होगा। लेकिन आप जब इस किताब को पढ़ेंगे, वी आर आवर नेशन डिफाइंड को, तो इसमें क्लियरली वो सारा चीज आ रहा है जो 30s में, पूरे 30s के दौरान जर्मनी में हो रहा है। सारा कुछ दिखेगा आपको, जर्मनी का एग्रेसिव चेकोस्लोवाकिया पे, जर्मनी का जो अटैक है जर्मनी के अंदर ज्यूस के ऊपर, पूरे मॉडल के ऊपर, आपको इसमें जिक्र मिलेगा। क्लियरली आपको दिख जाएगा, अगर आप दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा कि गोलवॉल्कर झूठ बोल रहे थे जब वो ये बोल रहे थे कि ये राष्ट्रमीमांसा का, हमारा वी आर आवर नेशन डिफाइंड राष्ट्रमीमांसा का एवरेज ट्रांसलेशन। प्रॉब्लम तब होता है, और इसी बात को सारे प्रो आरएसएस राइटर्स लिखते रहे। प्रॉब्लम तब होता है जब कुछ नॉन आरएसएस अच्छे राइटर्स, रिसर्चर्स ने भी इसको सच मान लिया। जैसे रामचंद्र गुहा ने मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया में एक चैप्टर लिखा है गोलवॉल्कर के ऊपर, उसमें कोई जिक्र ही नहीं है वी आर आवर नेशन डिफाइंड का। वो सिर्फ बंच ऑफ थॉट्स की बात कर रहे हैं, एज इफ वी आर आवर नेशन डिफाइंड गोलवॉल्कर की जिंदगी में आया ही नहीं। इसी तरह से ज्योतिर्मय शर्मा ने किताब लिखा टेरिफाइंग विजन के नाम से गोलवॉल्कर के ऊपर, जिसमें वो बोल रहे हैं कि प्रीफेस में ही कि गोलवॉल्कर वी और आवर नेशन को डिफाइन के ऑथर नहीं थे, इसके ऑथर बाबा राव सावरकर थे। तो फिर ये प्रॉब्लम, ये जो मिथ है, इस मिथ को ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफी फैल जाता है। हाँ, ये समझना इंपॉर्टेंट है कि क्यों ये लोग अपने आप को डिस्टेंस कर रहे थे इस किताब से बाद के समय में, और क्यों ये किताब बहुत जरूरी है समझना। देखिए, आरएसएस के आइडियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो 3 किताबें आपके सामने आएंगी। एक सावरकर का हिंदुत्व जो उन्होंने 1923 में लिखा था, दूसरा गोलवॉल्कर का वी आर आवर नेशन डिफाइंड जो 1939 में आया था, और बंच ऑफ थॉट्स जो 1966 में आया था। अब सावरकर का हिंदुत्व 1923 वाला बुक और बंच ऑफ थॉट्स 1966 वाला बुक, ये पास्ट का एनालिसिस है, और बंच ऑफ थॉट्स में बहुत कुछ प्रेजेंट का एनालिसिस भी है। लेकिन आइडियोलॉजिकल ब्लूप्रिंट आपको सिर्फ वी और आवर नेशन डिफाइंड में मिलेगा, जिस आइडियोलॉजिकल ब्लूप्रिंट को आप इंप्लीमेंट होते हुए देख रहे हैं पिछले 10 साल से इंडिया में। इसलिए जरूरी है दरअसल बता दें कि हम क्यों वी एन सावरकर की इस किताब पे चर्चा क्यों कर रहे हैं, और क्यों हम धीरेन्द्र जी से इस बारे में बातचीत करें। वी और आवर नेशन हुज डिफाइंड, ये वो किताब है जिसमें गोलवलकर एक जगह बहुत साफ तौर पर मुसलमानों के बारे में लिखते हैं कि मुसलमानों को इस देश के अंदर हिंदुओं की इच्छा के हिसाब से रहना पड़ेगा, उनके अपने कोई सिविल राइट्स भी नहीं होंगे, वो सेकंड ग्रेड सिटीजन के तौर पर रहना चाहे तो रहे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है गोलवलकर का, जिसको आरएसएस बार बार डिनाई करता है। आरएसएस ये कभी नहीं कहता कि मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहते, लेकिन गोलवलकर की इस किताब में इसका बहुत स्पष्ट तौर पर, बल्कि ये उनकी किताब का क्रक्स पॉइंट, मूल पॉइंट है। अब जो बात हम कह रहे थे, बाबा राव सावरकर का जिक्र हुआ, इसमें एक दूसरी किताब जिसका नाम है राष्ट्रमीमांसा का जिक्र हुआ। तो इनफैक्ट गोलवलकर ने राष्ट्रमीमांसा नाम की जो किताब थी, जिसको बाबा राव सावरकर ने लिखा था, उसका अंग्रेजी में तर्जुमा किया था, अंग्रेजी में अनुवाद उन्होंने किया था, और बाद में उनकी किताब आई वी आवर नेशन हुड डिफाइंड। और लंबे समय तक लोगों ने यह माना कि दरअसल ये किताब गोलवलकर ने ही लिखी है। लेकिन जैसा कि अभी धीरेन्द्र जी ने कहा कि 1963 में गोलवलकर ने कहा कि दरअसल उन्होंने ये किताब नहीं लिखी है, ये जो बाबा राव सावरकर की किताब थी राष्ट्रमीमांसा,
उसका संक्षिप्त वर्जन है। तो उन्होंने इस बात को डिनाई कर दिया कि उन्होंने ऐसी कोई किताब लिखी थी, जो तकरीबन 30 साल तक लोगों ने माना कि ये किताब गोलवलकर ने लिखी थी। धीरेन जी ने अपनी इस किताब में बिल्कुल स्पष्ट किया है कि ये किताब गोलवलकर ने ही लिखी थी, और जो गोलवलकर ने डिनाई किया था वो गलत था, वो एक बड़ा झूठ था, और उसके लिए उन्होंने बहुत प्रमाण दिए हैं। अब मैं सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ के आपको सुना देता हूं, जिसमें वो कहते हैं, एक पैराग्राफ है 10। गोलवलकर कहते हैं, व्हाइल राइटिंग हिज बुक गोलवलकर हैड नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग इट्स ऑथरशिप, जो वी एन आवर नेशन वुड डिफाइन। He used Baba Rao's Marathi book as a source and even endorsed it, but made it clear that our nation would define was his own work, not an abridged translation. Even biographical account on Golwalkar and his own writings prior to May 1963 do not in any way support his claim. On the contrary, they make his turnaround look like an afterthought and a completely arbitrary and false hypothesis, which even Golwalkar did not have in mind all these years after writing the book. In 1944, for example, the Hindi translation of Rashtramimansa was published, and Golwalkar wrote its introduction. Interestingly, nowhere in the introduction, which in a way was his own testimony, did he give even a faint suggestion of anything similar to what he claimed later in 1963, that Rashtramimansa was the original book and his own its mere abridged translation. Nor are the critical formulation of Golwalkar's book, especially its prescription of Nazis' treatment of Jews as a model to be applied in Indian Muslim, to be found anywhere in Rashtramimansa. There is not a word in Baba Rao's book about the Nazi regime, nor about its treatment of Jews. Kyun? It is unlikely that the Baba Rao knew anything about the Nazi government when he wrote his book, which was published in 1934. नाजी का जो जिक्र है ये अपने आप में बिल्कुल नई कहानी है, क्योंकि बाबा राव की किताब 1933 में आई थी और 1934 में आई थी, और उस वक्त तक जो है वो हिटलर, एक तरीके से कह सकते हैं कि बाबा राव को शायद हिटलर के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन जब गोलवलकर की किताब में नाजी का जिक्र है, हिटलर का जिक्र है, यही बात आप कहना चाह रहे थे? जी जी बिल्कुल। इसको अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन करें हमारे दर्शकों के लिए तो ज्यादा बेहतर हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी, तो देखिए, ये किताब एक डायरेक्ट नाजी इन्फ्लुएंस जो आरएसएस के आइडियोलॉजी पे है, ये अकेला किताब है जो आपको साफ साफ शब्दों में बतला रहा है। ये किताब इनके आइडियोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, आरएसएस के आइडियोलॉजी का, हिंदुत्व से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट। बंच ऑफ थॉट्स एक, मतलब वो समय है जब ये थोड़ा सा बच के बातें करने की कोशिश कर रहे हैं गोलवलकर। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ 1963 के आसपास कि गोलवलकर को ये कहना पड़ा कि हमने नहीं लिखा है। और ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है, मैंने जिक्र किया है किताब में, कि एक बैंगलोर बेस्ड रैशनलिस्ट थे पी कोदंडा राव, उनके हाथ लग जाता है इस किताब के कुछ पेजेस, और वो गोलवलकर को चिट्ठी लिखते हैं, और वो गोलवलकर जवाब भी नहीं देते उस बात का। फिर वो जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे और लाल बहादुर शास्त्री जो होम मिनिस्टर थे, उनको भी चिट्ठियां लिखते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई ये बहुत ही खतरनाक आइडियोलॉजी है, और इस तरह से जो नाजी मॉडल है उसकी बात किया जा रहा है, क्या ये विचार अभी भी इस विचार से सहमति रखते हैं गोलवलकर या संघ? तो जब ये बात, और वो अखबारों में भी लिखना शुरू कर दिया उन्होंने, डेक्कन हेराल्ड में लिखते थे काफी इन मुद्दों पे। तो इसके कारण गोलवलकर घबरा गए, और उनको जब मौका मिला 1963 में, बेसिकली सावरकर का बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो उस वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन था,
तो एक दिन उनको बोला गया बोलने के लिए, तो पब्लिक स्पीच में उन्होंने बोल दिया वो बात, अपने आप को चुपके से वहां से हटा लिया, दूर कर लिया इस वी और आवर नेशन डिफाइंड से। उसके बाद उन्होंने कभी उस बात की जिक्र नहीं किया। उसके बाद जो उनके सपोर्टर्स थे, उन लोगों ने इस झूठ को और आगे बढ़ाया। जी, यानी आप ये मानते हैं कि किताब गोलवलकर ने लिखी थी, और गोलवलकर ने 1963 में भी ये बात कही थी कि मैंने ये किताब नहीं लिखी, ये एक झूठ था, और वो डर गए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इस किताब के बहाने उनके ऊपर हमला तेज हो जाए या आरएसएस को दोबारा बैन कर दिया जाए? ऐसा ऐसा आपको फील हुआ? जी, मुझे ऐसा ही लगा कि वो घबरा गए थे बिल्कुल, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का जो रेजिम था, हम देखते हैं कि उस पूरे दौरान गोलवलकर बहुत ही बच के, बहुत ही फूक के कदम रख रहे हैं। नेहरू के डेथ के बाद ये ज्यादा खुल के काम करने लगते हैं। तब तक नेहरू के डेथ तक ये बहुत ही संभल कर चल रहे थे, और जब ये किताब चर्चा में आ गई 62 से ही, तो फिर ये घबरा गए थे, और संभव है कि इनको इस बात का डर लगा हो कि दोबारा से बैन हो सकता है, दोबारा से इनको अरेस्ट कर लिया जा सकता है, और ये बात उन्होंने ये उन्होंने कदम सिर्फ उठाया। एक ही बार कही कि मैं इस किताब का लेखक नहीं हूं, बात आगे कभी रिपीट नहीं जी, की। कभी रिपीट नहीं किया उन्होंने, लेकिन उनके सपोर्टर्स ने वहां से आगे बढ़ाया कहानी। और आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि रामचंद्र गुहा जैसे लोगों ने भी मान लिया कि ये किताब दरअसल गोलवलकर ने नहीं लिखी है। आपने अपने अपने इस किताब में इस बात का जिक्र किया। ये बड़ी हैरानी की बात है कि रामचंद्र गुहा जैसे इतिहासकारों को थोड़ा सा और रिसर्च करना चाहिए था इस पे। लेकिन इस किताब का जो सेंट्रल थीम था वो ये था कि मुसलमानों को इस देश में हिंदुओं की शर्त पे रहना चाहिए, रहना होगा अगर रहना चाहते हैं तो, और उनको सेकंड ग्रेड सिटीजन के तौर पर रहना होगा, और उनके अपने कोई सिविल राइट्स भी नहीं होंगे, पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं होंगे। ये सबसे विवादास्पद पॉइंट। बट धीरेन्द्र जी, आपने अपनी इस किताब में पेज नंबर 212 पे उनके एक स्पीच का जिक्र किया है, जहां पर वो कहते हैं कि नो पावर ऑन अर्थ कुड कीप देम इन हिंदुस्तान, दे शैल हैव टू क्विट दिस कंट्री। और आगे इसी में उन्होंने इस बात का भी जिक्र करते हैं कि इफ वी हैव, गांधी जी को साइलेंस किया जा सकता है। इसको थोड़ा आप अगर इलाबोरेट करें, इसका मतलब ये था कि गोलवलकर की कंसिस्टेंट लाइन थी कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन के तौर पर ही रहना होगा, अगर रहना चाहते हैं, उनके लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। जी, देखिए ये जो स्पीच था गोलवलकर का, ये इन्होंने 8 दिसंबर 1947 को दिया था दिल्ली के पास में। एक आरएसएस का मीटिंग था, आरएसएस के लोग रोहतक में एक आरएसएस के लोगों की मीटिंग थी, और वहां पे दिल्ली पुलिस के एक सीआईडी के एक आदमी वहां मौजूद थे, और उन्होंने रिपोर्ट किया, और ये आर्काइव में मौजूद है, दिल्ली पुलिस के आर्काइव में ये बातें जो उन्होंने कहा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये समय था जब गांधी दिल्ली आ चुके थे। दिल्ली आकर उन्होंने पूरा का पूरा माहौल बदलने का बहुत कोशिश किया था, और सक्सेसफुल हुए थे इसमें वो, और गोलवलकर बिल्कुल कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो वैसे हालत में गोलवलकर एक फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा रहे थे, एक डिप्रेशन दिख रहा है हमको गोलवलकर में। और गोलवलकर जब ये स्पीच देते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि उसके 3 हफ्ते के बाद, मतलब दिसंबर के अंतिम दिनों में, गोडसे और आप्टे, नाथूराम गोडसे और आप्टे गांधी की हत्या करनी है, इस मिशन पे चल पड़ते हैं। गोडसे जो हार्डकोर आरएसएस का आदमी था, और गोलवलकर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के हेड नहीं थे, बल्कि वो एक कल्ट लीडर बन चुके थे संघ के अंदर। और क्योंकि गांधी हत्या के बाद जो कॉन्स्पिरेसी एंगल था उसका तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया, इसलिए हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या गोलवलकर ने जो बोला 8 दिसंबर को, क्या वो फतवा था गांधी की हत्या का, जिस फतवा को कैरी आउट करने गोडसे चल पड़े? ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है।
ये जो आपने यहाँ लिखा है, दरअसल मैं अपने दर्शकों को बता दूं, क्योंकि धीरेन जी ने बहुत रिसर्च की है, और जिसका मैंने अभी जिक्र किया, साइलेंसिंग गांधी, कि गोलवलकर, एक बार मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पढ़ देता हूं दरअसल ये पूरा पैराग्राफ। ये पैराग्राफ दरअसल है, जी ये दिल्ली पुलिस का रिकॉर्ड है, और फाइल नंबर 138, पेज नंबर 59, मैन्युस्क्रिप्ट सेक्शन NML, यानी नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी नई दिल्ली में के आर्काइव में ये डॉक्यूमेंट मौजूद है। और इस डॉक्यूमेंट में जो रिपोर्ट है जिसका मैंने जिक्र किया, जिसकी ओर अभी धीरेन जी ने इशारा किया, वो रिपोर्ट क्या कहती है, पढ़ देता हूं। रिफरिंग टू द गवर्नमेंट, ही सेड दैट लॉ कुड नॉट मीट फोर्स, वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर गुरिल्ला वॉरफेयर ऑन द लाइन्स ऑफ द टैक्टिक्स ऑफ शिवाजी। Referring to Muslims, he said that no power on earth could keep them in Hindustan. They shall have to quit this country. Mahatma Gandhi wanted to keep the Muslims in India so that the Congress may profit by their votes at the time of election. But by the time, not a single Muslim will be left in India. Not a single Muslim will be left in India. If they were made to stay here, the responsibility would be governments, and the Hindu community would not be responsible. Mahatma Gandhi could not mislead them any longer. We have the means whereby such men can be immediately silenced, but it is our tradition not to be inimical to Hindus. If we compelled, we will have to resort to that course too. ये वो स्टेटमेंट है जहां पे इस ओर इशारा, कुछ लोग जो गोलवलकर के आलोचक हैं, संघ के आलोचक हैं, वो कहते हैं कि गांधी जी की हत्या की ओर इशारा गोलवलकर ने किया। Am I right? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि जी सॉरी, क्या ये कारण था जिसकी वजह से गोलवलकर को गिरफ्तार किया गया था और आरएसएस पे बैन लगाया था सरदार पटेल ने, जो उस वक्त गृह मंत्री थे? नहीं, ये कारण नहीं था उस समय। उस समय जो अरेस्ट किया गया था वो बेसिकली जब बैन हुआ आरएसएस, तो इन लोगों को सारे आरएसएस के लीडर्स, उसके वर्कर्स, सबको अरेस्ट कर लिया गया, बेसिकली डिटेंशन में लिया गया। और डिटेंशन में 6 महीना से ज्यादा नहीं रख सकते थे, तो उसके बाद इनको छोड़ भी दिया गया सबको। और हालांकि बैन, और फिर बातें आगे बढ़ी, फिर गोलवलकर को दोबारा अरेस्ट किया गया था, और फिर जब बैन लिफ्ट हुआ तब फिर इनको रिलीज भी किया गया। तो इनको, मैंने कहा कि क्योंकि गांधी असैसिनेशन का जो कॉन्स्पिरेसी एंगल है उसको उस समय इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया था तरीके से, इसलिए ये सब पहलू सामने नहीं आ पाया बिल्कुल ही। और इसलिए ये अभी भी एक ऐसा अध्याय है जिसमें कि काम करने का जरूरत है जुडिशरी। धीरेन जी, गांधी और गोलवलकर के रिश्ते कैसे थे? देखिए, गांधी गोलवलकर से जो मीटिंग है उसका एक ही एविडेंस मिलता है, सिर्फ एक मीटिंग? गांधी जी, सिर्फ एक मीटिंग का एविडेंस मिलता है गांधी और गोलवलकर का। गांधी, ये कब का है, कब की मीटिंग हुई थी? ये मेरे ख्याल से 12 सितंबर को ये मीटिंग हुआ था। और गांधी कलकत्ता में थे। which year? अगर आप 1947। हाँ, मेरे ख्याल से 11 या 12 सितंबर 1947 है। गांधी 9 सितंबर 1947 को दिल्ली आते हैं, और मतलब जो कलकत्ता को पूरी तरह से शांत करने के बाद, और तब तक दिल्ली में राइट शुरू हो गया है, बड़े पैमाने पे मुस्लिम्स पे अटैक शुरू हो गया है, और नेहरू परेशान है। नेहरू मान रहे हैं कि ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, इसमें बहुत सारा प्लान्ड एलिमेंट है, और वो आरएसएस को एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देख रहे हैं, इस जो कुछ भी हो रहा है दिल्ली में। और इस बीच में गांधी लौटते हैं कलकत्ता से दिल्ली, और वो सारे जितने भी, एक तरफ रिफ्यूजी कैंप जाना शुरू करते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लोग जो हैं सबसे मिलना शुरू करते हैं। इसी सिलसिले में वो गोलवलकर से भी मिलते हैं।
और वो उस मीटिंग में ये साफ हो गया कि गांधी बहुत खुश नहीं थे, क्योंकि गांधी ने जब उनसे कहा गोलवलकर से कि लोग कह रहे हैं कि खून के धब्बे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन पे, तो गोलवलकर ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो गांधी ने गोलवलकर से कहा कि अगर आप सच बोल रहे हैं तो आप एक स्टेटमेंट जारी कर दीजिए, और गोलवलकर ने मना कर दिया स्टेटमेंट जारी करने से। इस बात से गांधी, हम देखते हैं कि जब आगे जो भी होता है तो हम देखते हैं कि गांधी का सस्पिशन और ज्यादा मजबूत होता चला जा रहा था गोलवलकर के एक्टिविटीज को लेके, और गोलवलकर भी गांधी से दूरियां बनाने की कोशिश करने लगते हैं, जबकि उस पर्टिकुलर मीटिंग में ही ये डिसाइड हुआ था, गोलवलकर ने इनवाइट किया था गांधी को कि आप आइए और आरएसएस के कार्यकर्ताओं के को संबोधित कीजिए जी। लेकिन, और जो कि 15 या 16 सितंबर को हुआ दिल्ली में, गांधी जी गए, लेकिन गोलवलकर वहां से हट गए, खुद नहीं मौजूद रहे, वहां कट गए वहां से। तो उसके बाद हम देखते हैं कि गोलवलकर एक्चुअली बचते हुए चल रहे हैं गांधी से, और गांधी पूरी तरह से उस कम्युनल एटमॉस्फेयर को डिफ्यूज करने में लगे हुए हैं। तो ये एक प्रक्रिया चलता रहा, और हम देखते हैं कि बाद में एक स्टेज आता है जहां की जो दिल्ली पुलिस आर्काइव से, वो तो ये भी बतला रहा है कि संघ के लोग वेट कर रहे हैं कि गांधी जब दिल्ली छोड़कर पंजाब जाएंगे तब वो यहाँ पे जो राइट्स हुए थे शुरू 4 सितंबर को, जो अब शांत हो गए थे, उस एक बहुत बड़े लेवल पे एक्सटर्मिनेशन, एंटी मुस्लिम एक्सटर्मिनेशन ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि पूरे देश के मुस्लिम पैनिक हो जाए और देश छोड़ के चले जाए। लेकिन वो वेट कर रहे थे गांधी के दिल्ली छोड़ के जाने का। तो गांधी का प्रेजेंस बहुत ही अनकंफर्टेबल बनाए हुए था गोलवलकर को, और ये, लेकिन गांधी बार बार बोल भी रहे थे कि वो जा रहे हैं, लेकिन जा नहीं रहे थे, दिल्ली में बैठे हुए थे वो, और सारा कुछ कर रहे थे, जैसे नेहरू के हाथ को मजबूत करना, रिफ्यूजीज के गुस्से को कम करना, उनके सर्विसेज को बेहतर बनवाने की कोशिश करना, और जो अपने प्रेयर मीटिंग्स में हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये सब के ऊपर एम्फेसिस देना, ये सारा कुछ कर रहे थे वो। और ये जो सिचुएशन कंटिन्यू करता है कुछ समय, तो एक पॉइंट आता है जहां हम देखते हैं कि गोलवलकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं पूरी सिचुएशन से, और इस फ्रस्ट्रेशन के का एक रिफ्लेक्शन था 8 दिसंबर 1947 का उनका जो स्पीच था, जिसमें वो गांधी को साइलेंस करने की धमकी देते हैं। तो ये इनका मोटा मोटी रिश्ता था इन दोनों का। धीरेन जी, अपनी किताब में पेज नंबर 184 पे जिस गांधी और गोलवलकर की मीटिंग का जिक्र है, वो 12 सितंबर 1947 को होती है। एक तरीके से कह सकते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इनिशिएटिव पे होती है, और दिन में 10:30 पर मीटिंग होती है, और कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के वॉल्यूम को कोट करते हुए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिकेशन है, धीरेन जी इस किताब में लिखते हैं कि गांधी जी ने बहुत ब्लंटली गोलवलकर को क्या कहा। गांधी told Golwalkar bluntly what he had been informed, that the hands of his organization too were steeped in blood. यानी गांधी जी जब गोलवलकर से मिलते हैं तो गांधी जी गोलवलकर से कहते हैं कि मुझे ये बताया गया है, मेरे पास ये जानकारी मिली है कि आपकी संगठन के हाथ खून से रंगे हुए हैं। Am I right? जी बिल्कुल। और उसके बाद गांधी जी उनसे कहते हैं कि आप स्टेटमेंट इशू करिए, और गोलवलकर गांधी जी के इस आरोप को निराधार बताते हैं, बेबुनियाद बताते हैं। गोलवलकर डिनाइड द एलिगेशंस, क्लेमिंग दैट द आरएसएस वाज enemy to no man. It did not stand for killings of Muslims. All it wanted was to protect Hindustan to be the best of his ability. इसके बाद, according to Pyarelal, Gandhi was not at all convinced by the reply, but because of his faith in the redemptive power of truth, he felt he must give everybody a chance to make good his bona fide. Gandhi therefore urged Golwalkar to issue a public statement repudiating the allegations against them and openly condemn the killing and harassment of the Muslims that had taken place and that still was going on in the city.
दिस वाज अ प्रपोजल टोटली अनएक्सेप्टेबल टू गोलवालकर। यानी गांधी जी कहते हैं कि मुसलमानों की हत्या को आप कंडेम करिए और जो आरोप लगा हुआ उसका आप खंडन करिए। तो ये चीज गांधी जी को, गोलवालकर को एक्सेप्टेबल नहीं होती है। Instead of making any public declaration on the issue, they said Gandhi could do that himself on their behalf on the strength of what they had told him. Gandhi ji answered that he would certainly do that, recounted Parilal. But if what they were saying was sincerely meant, it was better that the public should have it from their own lips. ये गांधी और गोलवलकर के बीच की एकमात्र मुलाकात इसके साक्ष्य उपलब्ध है। और उसमें गांधी जी ने गोलवलकर से जो दिल्ली के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, दंगा हुआ जिसमें हिंदू भी मारे गए थे, उसमें गांधी जी कहते हैं आपके संगठन का हाथ जो है वो खून से रंगा हुआ है। और फिर कहते हैं कि आप इस पे अपना स्पष्टीकरण दीजिए और साथ ही साथ मुसलमानों की जो हत्या हुई है उसको कंडेम करिए। गोलवलकर इस बात से इनकार कर देते हैं और कंडेम नहीं करते। ये इतिहास का वो पहलू है जो इम्पोर्टेंट है हमें समझने के लिए। इसमें सरदार पटेल के बारे में आपने इस किताब में बार बार इस बात का जिक्र किया है कि वो आरएसएस को लेके बहुत एक तरीके से कहें कि थोड़ा उनके मन में एक सहानुभूति थी आरएसएस को लेके, और शायद नेहरू से उनकी टकराहट का एक बड़ा कारण भी था। और आपने उस बात का जिक्र किया कि जब नेहरू विदेश चले जाते हैं तो किस तरीके से सरदार पटेल ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव पारित करा दिया कि आरएसएस के लोग भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बताएंगे? जी, तो हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद खास करके ये शिफ्ट दिखता है सरदार पटेल में। और सरदार पटेल पूरे जो आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन या इसके जो एक्टिविटीज थे उसको उस तरह से नहीं देख पा रहे थे जिस तरह से नेहरू देख पा रहे थे। और नेहरू इसको समस्या का कारण मान रहे थे आरएसएस को, जबकि पटेल आरएसएस को समस्या का कारण नहीं मान पा रहे थे। वो उनका सस्पिशन मुस्लिम्स के तरफ था मेनली, और आरएसएस को वो ये जरूर बोलते थे कि ये भटके हैं, लेकिन वो मानते थे कि ये भटके हैं लेकिन ये देशभक्त हैं, इनको कांग्रेस विन ओवर कर सकता है। ऐसा क्यों वो कर रहे थे, इसके बहुत सारे थ्योरीज हैं और कुछ भी कॉन्क्लूसिवली नहीं कहा जा सकता है इस स्टेज पे। वो एक डिफरेंट रिसर्च का विषय है, लेकिन वो कर रहे थे, इसके प्रमाण साफ है हमारे पास। और बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा कारण था दोनों में डिफरेंस का, नेहरू और पटेल में। नेहरू इतने ज्यादा आरएसएस से नाराज क्यों थे? क्योंकि नेहरू की दृष्टि आपको लगता है कि आरएसएस की बिल्कुल क्लियर थी, ये देश के लिए खतरा है। जब एक बार जब उनसे वो कहते भी हैं कि देश को कम्युनिज्म से इतना खतरा नहीं है जितना कि हिंदू कम्युनलिज्म से खतरा है। नेहरू आरएसएस को इस नजर से क्यों देखते थे? धीरेन्द्र जी। जी, तो नेहरू की समझदारी कम्युनलिज्म, इनफैक्ट कम्युनलिज्म को जिस व्यक्ति ने पूरे पॉलिटिकल फ्रीडम मूवमेंट के दौरान जिस पॉलिटिकल लीडर ने सबसे अच्छी तरह से समझा वो नेहरू थे। नेहरू हर एक तरह के कम्युनलिज्म से को वो समझने की लगातार कोशिश करते रहे, और जो मेजॉरिटेरियन कम्युनलिज्म है और उसको तो खास करके वो समझने की कोशिश कर रहे थे। तो जब देश आजाद हो रहा था उस दौरान अगर आप नेहरू के प्राइवेट पेपर्स को देखेंगे, उनके स्पीचेस को देखेंगे, उनके एक्टिविटीज को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि नेहरू इंडिया के जिस स्वरूप को विजुअलाइज कर रहे थे वो एक सेक्युलर डेमोक्रेसी था। और वो देख रहे थे कि जो गोलवलकर या आरएसएस या सावरकर या हिंदू महासभा, ये लोग जिस आइडिया ऑफ इंडिया के लिए कोशिश कर रहे थे वो इसका बिल्कुल उलट था। वो हिंदू राष्ट्र चाहते थे, वो चाहते थे हिंदू मेजॉरिटेरियन कंट्री, और ये क्लैश लगातार चल रहा था। तो इसलिए नेहरू को बहुत दिक्कत नहीं हो रहा था देखने में कि प्रॉब्लम क्या है। पटेल का विजन हम देखते हैं कि इस समय में उतना साफ नहीं है।
पटेल अपने आप को हिंदू भी समझ रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो कम्युनल थे पटेल, हम ये नहीं बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि वो किसी न किसी कारण से एक खास पोजीशन ले रहे थे जो कि आरएसएस के पक्ष में जा रहा था और नेहरू के पोजीशन से बिल्कुल अलग था, बल्कि एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया था उनके और नेहरू के बीच में। इस लेवल का कॉन्ट्रडिक्शन कि एक पॉइंट आता है जहां दिखने लगता है कि शायद ये दोनों साथ काम नहीं कर पाएंगे। जी, पटेल इतना गोलवलकर को लेके या आरएसएस को लेके इतने सॉफ्ट क्यों होते? क्या उसका कारण सिर्फ ये था कि हिंदुत्व के मसले पर थे? क्या पटेल भी राइटिस्ट थे? देखिए पटेल, हमने कहा ना कि कारण के ऊपर प्रॉपर रिसर्च का जरूरत है। वो ऐसा कर रहे थे, इसके साक्ष्य है, लेकिन क्यों कर रहे थे इस पे प्रॉपर अच्छा खासा रिसर्च का जरूरत है ना। जो थ्योरीज है वो जैसे हमने किताब में मेंशन भी किया है, एक थ्योरी तो ये है कि जो माउंटबेटन के प्रेस अटैची थे, वो जो लिख रहे हैं अपने डायरी में, वो बोल रहे हैं कि पटेल देख रहे थे कि मुस्लिम्स नाराज तो हैं, वो जा ही चुके हैं, बहुत बड़ा संख्या पाकिस्तान जा चुका है। अब कहीं वो हिंदू के लड़ाई में, हिंदू को जीतने की लड़ाई में कहीं हिंदू महासभा उनको हरा न दे, पटेल को। तो इसलिए वो एक प्रो हिंदू प्रो आरएसएस अप्रोच लेके चल रहे थे। एक तो ये थ्योरी है। एक दूसरा थ्योरी जो है वो ये है कि कांग्रेस के अंदर जो इनर स्ट्रगल था, उसमें हम देख रहे हैं कि दो खेमा बन चुका था। एक नेहरू का, जिसमें कि आप देखेंगे कि सेकुलर प्रोग्रेसिव लेफ्टिस्ट ओरिएंटेशन के जो लोग थे वो वहां पे खड़े थे, और दूसरा पटेल का, जिसमें कि हिंदू ट्रेडिशनलिस्ट जो थे वो बिल्कुल लामबंद थे पटेल के साथ कांग्रेस के अंदर ना। वैसे हालत में पटेल को लग रहा था कि अगर आरएसएस अपने आप को कांग्रेस के अंदर ले आए तो उनकी स्थिति विजिबी नेहरू मजबूत हो जाएगी ना। ये दोनों थ्योरीज हैं, लेकिन हम कंक्लूसिवली कुछ नहीं बोल सकते तब तक जब तक इस पे प्रॉपर रिसर्च नहीं होता है, इस पे तरीके से रिसर्च नहीं हुआ है अभी तक। इस किताब में आपने एक और जो मिथ है वो ये बार बार आरएसएस के लोग कहते हैं कि अगर नेहरू आरएसएस से इतना ही नफरत करते थे, या फिर आरएसएस अगर इतनी ही देशद्रोही संगठन थी, तो फिर चाइना वार में हार के बाद जब वो रिपब्लिक डे परेड होती है तो उसमें आरएसएस को क्यों बुलाया परेड? और वो बार बार कहते हैं कि नेहरू ने आरएसएस को परेड के लिए बुलाया। क्या ये सच्चाई है? देखिए, आपकी किताब एक बहुत जबरदस्त खुलासा करती है और वो इस बात को डिनाई करती है कि नेहरू ने या उनकी कैबिनेट ने आरएसएस को परेड के लिए बुलाया था। इसको बताएंगे? जी देखिए, इनफैक्ट आरएसएस, आप देखिए गांधी असैसिनेशन के बाद आरएसएस एंड प्रो आरएसएस राइटर्स ने बहुत सारे झूठ, बहुत सारे मिथक पैदा किए अपने आप को लेजिटिमाइज करने के लिए, आरएसएस को समाज में लेजिटिमाइज करने के लिए। उन्हीं मिथकों में से, उन्हीं झूठ बातों में से एक झूठ बात ये 1963 का प्रकरण भी है, रिपब्लिक डे वाला। हुआ ये था कि 1962 में वॉर खत्म हो चुका था, चाइना के साथ जो वॉर था, लेकिन सेना बॉर्डर पे ही थी अभी, और पूरा जो माहौल था देश का वो बहुत अच्छा नहीं था। तो डिफेंस मिनिस्ट्री चाहता था कि इस बार रिपब्लिक डे परेड का जो इवेंट है उसको कैंसिल कर दिया जाए। नेहरू ने कहा कि नहीं, कैंसिल करने से बेहतर होगा कि इसको पीपुल्स परेड के रूप में हम सेलिब्रेट करें, इसमें लोग पार्टिसिपेट करें लाखों की संख्या में, और तो इससे मैसेज जाएगा, एक यूनिटी का भी मैसेज जाएगा, और तो इसी लाइन पे काम चल पड़ा। और जो मेयर थे दिल्ली के, उनको बोला गया कि आप
लोगों को इकट्ठा कीजिए। इनफैक्ट उस परेड में और मेयर ने जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे, कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज दिल्ली में, या फिर जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस थे, जिसमें बीएमएस भी था, भारतीय मजदूर संघ जो आरएसएस का ट्रेड यूनियन विंग है, एआईटीयूसी, आईएनटीयूसी, जितने भी ये ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, सबको बुलाया। अब उसमें नेहरू ने बस एक शर्त रखा था कि कोई भी बैनर नहीं होगा किसी के ऑर्गेनाइजेशन का, फ्लैग नहीं होगा किसी का ऑर्गेनाइजेशन का, सभी लोग हाथ में तिरंगा लेके परेड करेंगे, ठीक है। और हम देखते हैं कि और उस परेड में एक्चुअली उसमें काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लाख से ज्यादा लोगों ने, और पार्लियामेंटेरियंस ने भी परेड किया, जिसको लीड किया नेहरू ने खुद। और उसमें कुछ आरएसएस वाले बीएमएस के खेमे में घुस के अपने यूनिफॉर्म में चले गए, और फिर वो बाद के सालों में इसका प्रचार करने लगे कि आरएसएस को इनवाइट किया था, आरएसएस अगर नहीं होता तो 1963 का परेड फ्लॉप हो जाता। इन सब बातों को वो बाद में जो प्रो आरएसएस राइटर्स थे, अगेन इसका भी मेन स्ट्रीमिंग हुआ। जैसे एक किताब में उनका नाम मुझे अचानक याद नहीं आ रहा है इस समय, उन्होंने भी इसका जिक्र किया। और कोई भी साइटेशन नहीं, आप सिंपली सिर्फ उस समय के अखबारों को उठा के देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट नहीं था। लाख के भीड़ में अगर मान लीजिए 1 या 2,000 लोग खाकी शॉर्ट्स और व्हाइट शर्ट पहन के आए हुए हैं, लेकिन हाथ में तिरंगा लिए हुए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पहला इंस्टेंस है जहां आरएसएस के लोगों के हाथ में तिरंगा देखा गया। इससे पहले कभी भी उनके हाथ में तिरंगा नहीं देखा गया। उनके हाथ में भगवा झंडा होता था, उनका अपना जो पेशवा। तो लेकिन इसको बाद में जो मिथ मेकिंग का प्रोसेस चला, उसमें एस्टैब्लिश कर दिया गया कि नेहरू ने आरएसएस को इनवाइट किया था, जो कि कभी नहीं हुआ था। ये सब सरासर झूठ है। लेकिन बीएमएस को तो इनवाइट किया गया था, और बीएमएस आरएसएस का संगठन है, भारतीय मजदूर संघ। हाँ बिल्कुल, तो बीएमएस सारे ट्रेड यूनियन को इनवाइट किया गया था, उसमें बीएमएस को भी किया गया। आफ्टर ऑल मजदूर जुड़े हुए हैं उसके साथ, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और पूरे सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करना था इस इवेंट में। तो फिर बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से जो मेयर उस समय के थे, उन्होंने सारे मजदूर संगठनों को इनवाइट किया, सारे कॉलेजेस को भी किया, सारे यूनिवर्सिटीज को भी किया, और भी जितने ऑर्गेनाइजेशंस थे सबको किया। धीरेन्द्र जी अपनी किताब किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। मैं इस पॉइंट पर इसलिए आ रहा हूं क्योंकि बार बार जब भी आप आरएसएस के लोगों से बात करिए तो वो कहते हैं कि नेहरू जी ने आरएसएस को भी गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिया। अगर आरएसएस इतनी खराब थी तो नेहरू जी ने क्यों बुलाया था? फैक्चुअल पोजीशन क्या है? फैक्चुअल पोजीशन ये है कि सरकार की तरफ से आरएसएस को कोई इन्विटेशन नहीं गया। जो इन्विटेशन गया था वो उस वक्त के देश के तमाम जो ट्रेड यूनियन संगठन थे, उनमें से भारतीय मजदूर संघ भी एक ट्रेड यूनियन था, और भारतीय मजदूर संघ आरएसएस से जुड़ा हुआ था। लेकिन ये फैक्चुअली गलत है कि गणतंत्र दिवस की परेड में आरएसएस को बुलाया गया था, आरएसएस को नहीं बुलाया गया था, बीएमएस को बुलाया गया था, और बीएमएस के सदस्यों के रूप में आरएसएस के लोगों ने वहां परेड की। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। और अगर हम वर्तमान में आए इस वक्त, तो जो आपने अपनी किताब में इस पर इशारा भी किया है कि बार बार मुसलमानों के सवाल पे बीजेपी आरएसएस के लोग डिनाई करते हैं कि आरएसएस को सेक्युलर सिटीजन बनाना है। लेकिन आपने शुरुआत में इस बात का जिक्र किया कि 2014 से लेके अभी तक की जो स्थिति है वो दरअसल गोलवलकर की जो ओरिजिनल थीसिस थी, वी एंड आवर नेशन डिफाइंड में था, उसी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। इसको थोड़ा इलाबोरेट करेंगे आप? जी, आप इसको अगर आप देखिए, पिछले 10 साल में आप क्या देख रहे होते हुए, एक मैसिव डिस्कोर्स जनरेट किया गया है इंडिया में, मुस्लिम्स को सेकंड क्लास सिटीजन के रूप में ट्रीट करने का, अदर के रूप में ट्रीट करने का, कभी कभी एंटी नेशनल के रूप में ट्रीट करने का, उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रहा है। सरकार
जिसका काम है इन लिंच मॉब्स को अरेस्ट करना, उस पर कार्रवाई करना, वो उनके लिए इम्प्यूनिटी का क्लाइमेट बना रही है। और साथ साथ सरकार भी हिंदू मेजॉरिटेरियन एजेंडा को लेकर आगे बढ़ रही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट फेमस एग्जांपल है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि एक धर्म इस्लाम के को अलग करता है, बाकी सबसे डिस्क्रिमिनेट करता है। आप देखिए कि ये जो पूरा का पूरा जो कुछ हुआ है, हो रहा है, ये आपको उसी आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट, गोलवलकर के आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट का क्लियर कट इंप्लीमेंटेशन दिखेगा, उस प्रोजेक्ट का जिसको गोलवलकर ने साफ साफ शब्दों में अपने वी और आवर नेशन डिफाइन में लिखा है। आज के भारत में लगातार जॉर्ज सोरोस का जिक्र हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि दरअसल जॉर्ज सोरोस भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, नरेंद्र मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, और ये सब कुछ कांग्रेस के इशारे पे हो रहा है और कांग्रेस की। लेकिन आपने अपनी इस किताब में एक जगह बहुत जबरदस्त, बहुत चौंकाने वाला और एक तरीके से मैं कहूँ तो बड़ा विस्फोटक खुलासा किया है कि 60 के दशक में जनसंघ के ऊपर यह आरोप लगा था कि तो CIA ने उनके कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ने के लिए पैसे दिए। क्या ये महज आरोप था या इसमें कुछ सच्चाई भी थी? इसका सोर्स क्या था? देखिए, ये 67 में के शुरू में इलेक्शन हुआ था और उस इलेक्शन में ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता चला था और इसका रिविलेशन न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया था एक रिपोर्ट में कि इंडियन गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट कर रही है CIA जो राइट विंग पार्टीज, जिसमें कुछ का नाम था जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, ऐसे पार्टीज का, इनको फंड किया है, इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। बाद में उसी आसपास के दौरान एक इंडिया में CIA के ऑपरेटिव थे जॉन डी स्मिथ, वो डिफेक्ट करके सोवियत यूनियन चले जाते हैं और फिर वहां पे मॉस्को के एक जर्नल में वो इंडिया के अपने एक्सपीरियंस को लिखते हैं कई पार्ट में, जिसको इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एक बुकलेट के रूप में छापा। अब ये एग्जैक्टली वही था, क्योंकि CIA के आर्काइव में भी इसका जिक्र मिलता है, इस बुकलेट का भी, और जॉन डे स्मिथ का जो मॉस्को में के जर्नल में उनका जो लेख है अपने एक्सपीरियंस, उसका नाम है लिटरेतुनिया गजेटा। जी जी बिल्कुल, उस जर्नल का नाम है लिटरेतुनिया गजेटा। या सो अब जॉन डे स्मिथ जो लिख रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जॉन डे स्मिथ लिख रहे हैं कि, और ये बहुत सारी चीजों को खोलता है, जॉन डे स्मिथ लिख रहे हैं कि J.A. कुर्रान जो इंडिया में CIA का ऑपरेशन है उसके हेड है। J.A. कुर्रान अपने स्टूडेंट डेज से ही CIA के साथ जुड़े हुए हैं। J.A. कुर्रान को CIA ने इंडिया भेजा था स्टडी के लिए, और हम जानते हैं कि 1951 में RSS के ऊपर जो पहली किताब आई थी वो J.A. कुर्रान की किताब आई थी, जिसमें जनरली वो किताब बहुत अच्छा किताब है, उसके प्रोविनेंस बहुत पक्के हैं, साइटेशंस बहुत सही है, लेकिन एक दो जगह पे साइटेशन बिल्कुल नहीं है और वो जगह बहुत ही क्रिटिकल है। अपने प्रीफेस में वो लिखते हैं J.A. कुर्रान कि गोलवलकर और संघ के बाकी सारे पदाधिकारियों ने और ऑर्डिनरी कैडर ने भी हमें पूरा समय दिया, बहुत सहयोग किया इस किताब को लिखने के लिए, और हम पाते हैं कि उस किताब में एक झूठ को इंसर्ट कर दिया गया था कि गोडसे गांधी की हत्या से बहुत पहले RSS छोड़ दिए थे, और J.A. कुर्रान उस बात को लिखते समय उसमें कोई भी साइटेशन नहीं दे रहे हैं। जनरली उनकी आदत, आप उस किताब को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें साइटेशंस काफी है, लेकिन इस पर्टिकुलर फैक्ट के लिए कोई साइटेशन नहीं है, जबकि जो डॉक्यूमेंट्स इवन RSS हेडक्वार्टर से सीज किए गए गांधी हत्या के बाद, वो भी बतला रहे थे कि नहीं ये गलत है जो J.A. कुर्रान
बोल रहे हैं। तो अब आप देखिए, ये संभव है कि ये कुर्रान, गोलवालकर या आरएसएस के किसी पदाधिकारी के कहने पे ये बात लिख रहे होंगे, इस झूठ को इम्प्लांट कर रहे होंगे अपने बुक में, नंबर 1। नंबर 2, स्मिथ ये भी बोलते हैं कि बाद के समय में भी आरएसएस का रिलेशनशिप सीआईए के साथ बना रहा। सवाल ये उठता है कि क्या कुर्रान और गोलवालकर का दोस्ती बाद में भी बना रहा? ये सब सवाल है। आपने अपनी इस किताब में लिखा, डिड गोलवालकर नो दैट द कुरान वाज अ सीआईए ऑपरेटिव? ये तो संभव है कि इस तरीके के जो स्पाई ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो तमाम संगठनों में कोवर्ट तरीके से घुस जाते हैं और उसमें इन्फिल्ट्रेट करते हैं और फिर उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं या वहां से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। जो बात आप लिख रहे हैं, क्या आपके कहने का अर्थ ये है कि सीआईए आरएसएस में इन्फिल्ट्रेट कर गई थी, कुरान उसका हिस्सा थी? ये बात सच है? और क्या ये बात गोलवालकर को पता थी, आरएसएस को पता थी, या सीआईए ने उसका इस्तेमाल किया? ये कहना मुश्किल है, इसीलिए मैंने सवाल के रूप में रखा है कि क्या गोलवालकर को पता था कि कुर्रान सीआईए के ऑपरेटिव है? ये बात तो साफ है कि कुर्रान ने जो लिखा उससे डायरेक्ट फायदा आरएसएस को और गोलवालकर को हो रहा था, जो कुर्रान ने गोडसे के बारे में लिखा, नंबर 1। नंबर 2, ये भी साफ है कि स्मिथ लिख रहे हैं कि आरएसएस सीआईए से जुड़ा हुआ है। ये स्मिथ का क्लेम। हाँ, अपने जो उनका जो किताब है, जो उन्होंने नहीं किताब नहीं, अपने जो आर्टिकल्स हैं उनके, जो उन्होंने रशियन जर्नल के लिए लिखा था उसमें, तो ये सारी बातें सच है। ये भी सच है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्टिगेट कर रही थी 1962 में जो राइट विंग पार्टीज है उसको सीआईए का फंडिंग हुआ था इस बात को, क्योंकि ये सारी बातें पार्लियामेंट में भी डिबेट में आया था और इस पे काफी रिपोर्टिंग भी हुआ था अखबारों में। धीरेन्द्र जी, 2 किताबों का आपने जिक्र किया है अपने इस बात को आगे बढ़ाने के लिए। एक तो जॉन डी स्मिथ, जिनको धीरेन्द्र जी ने कहा कि सीआईए का ऑपरेटिव था और बाद में डिफेक्ट करके उस वक्त सोवियत यूनियन में चला गया था और सोवियत यूनियन में लिटरेतुनिया गजेटा में उसके बाद नवंबर में और उसको बाद में सीपीएम ने एक बुकलेट के फॉर्म में छापा था। जॉन डी स्मिथ की किताब, हाँ सीपीआई, जॉन डी स्मिथ की इस किताब का नाम है आई वॉज द सीआईए एजेंट इन इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली 1967-66। अब ये कम्युनिस्ट पार्टी पब्लिकेशन, व्हाई शुड नॉट बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट? ये कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा भी हो सकता है आरएसएस को डिफेम करने की। जी बिल्कुल, मेरे दिमाग में भी यही सवाल आया था जब हमारे हाथ ये बुकलेट लगा था, लेकिन तब जब हम सीआईए के आर्काइव को सर्च करने लगे तो मुझे एक जगह पे इसके बारे में जिक्र मिला, इस बुकलेट के बारे में, और जिक्र ये था कि उसमें जो उनका जो सर्कुलर था उसमें वो मेंशन कर रहे हैं सीआईए के लोग कि ये इसमें कुछ भी अलग नहीं है, इस बुकलेट में वही सब बातें हैं जो बातें स्मिथ ने अपने आर्टिकल्स में रशियन जर्नल में लिखा है, तो एग्जैक्टली वही है। तब फिर हमने इसको एक ऑथेंटिक सोर्स के रूप में लिया। आपने ये जो सीआईए का जो आर्काइव है, कहाँ पे आपने इस आर्काइव को देखा? उनका आर्काइव डिजिटल आर्काइव है, उनको डिजिटल इस पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। आप सीआईए के इस पे जाएंगे, मैं अगर एक्सेस करना चाहूँ तो मुझे मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। आपने इस बात का भी जिक्र किया था कि वाशिंगटन डीसी में आपने जो कांग्रेस की जो आर्काइव थी उसमें भी आपने रिसर्च किया था? नहीं, उस वॉशिंगटन यूएस कांग्रेस की जो लाइब्रेरी है उसमें देखिए वी और आवर नेशन डिफाइंड की कॉपीज इंडिया में नहीं मिल रही थी। एक शमसुल इस्लाम ने छापा है और वो पुस्तक उन्होंने 1939 में जो फर्स्ट एडिशन था वी और आवर नेशन डिफाइंड का, उसका पीडीएफ छापा है, उसमें अपना कमेंट्री भी साथ में छापा है, जो कि बाद में इन्होंने एक दूसरा पब्लिकेशन में छापा है। भारत पब्लिकेशन इसका पब्लिशर नहीं है। ओरिजिनल बुक भारत पब्लिकेशन का है जो 1939 में छपा था। हम ओरिजिनल देखना चाहते थे और जब हम
लाइब्रेरीज में सर्च कर रहे थे तो हमको नहीं मिला, यहाँ पे बिल्कुल ही लाइब्रेरी से हटा लिया गया, पता नहीं क्यों। इंडिया में नहीं मिला आपको? शायद लाइब्रेरी नहीं है। तो खोजते खोजते मुझे मेरे एक दोस्त हैं जो रिसर्च कर रहे हैं यूएस में, और उनको मैंने कहा कि उनका वहाँ पे लाइब्रेरीज इंटरकनेक्टेड है, तो उन्होंने सर्च किया तो पता चला कि यूएस कांग्रेस के लाइब्रेरी में ये इसका माइक्रोफिल्म है 1939 बुक का, तो उसका पीडीएफ मैंने वहां से मंगवाया था, उस माइक्रोफिल्म का, किताब के माइक्रोफिल्म का पीडीएफ। जो दूसरे करण का जिक्र किया जा रहा है, पेज नंबर 334 पर है, फुटनोट में, जे करण जूनियर, militant Hinduism in Indian politics, a study of the RSS, Institute of Pacific Relation, New York 1951, page number 3। यानी जॉन करण जो जिनके बारे में कहा जाता था कि वो सीआईए के एजेंट हैं, और फिर और उन्होंने आरएसएस पे पहली किताब एक तरीके से कह सकते हैं किताब लिखी थी 1951, जिसका नाम था मिलिटेंट हिंदुइज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स, अ स्टडी ऑफ द आरएसएस, और जिसमें इस बात का जिक्र उड़ा दिया जाता है या ये कहा जाता है कि दरअसल गोडसे का आरएसएस से कोई लेना देना, जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर हो जाती है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अगर ये साबित हो जाता है कि गोडसे आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जिसको गांधी कहते हैं, तो फिर आरएसएस के लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। तो ये दोनों चीजें हैं, जे करण और जॉन स्मिथ। और उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है 13 जून 1967 की, आपने उसको कोट किया है, जिसमें आपने इस ओर इशारा किया है कि जनसंघ को चुनाव के दौरान उनके कैंडिडेट्स को अमेरिका या सीआईए की तरफ से पैसे दिए गए थे, सच है? जी हाँ, बिल्कुल। तो ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स का जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट काफी ज्यादा चर्चा में आ गया था। इनफैक्ट पार्लियामेंट में काफी उस पर हंगामा हुआ था, और काफी दिनों तक हंगामा रहा उसके ऊपर। हंगामा इसलिए भी और ज्यादा हो गया क्योंकि उसी आसपास में जॉन डी स्मिथ के आर्टिकल्स भी पब्लिश हो गए, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था लेट 60s में इंडियन पॉलिटिकल क्लास के लिए। ये उसी तरीके का तो बवंडर नहीं था जैसे इस वक्त जॉर्ज सोरोस को लेकर बवंडर बचा हुआ है। मोदी सरकार की तरफ से इशारा होता है कि जॉर्ज सोरोस भारत को डिस्टेबलाइज कर रहा है, नेहरू गांधी परिवार का उनसे रिश्ता है, उनको फंड किया जा रहा है। देखिए, जॉर्ज सोरोस के बारे में जो भी बोला जा रहा है वो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, संघ परिवार के लोग बोल रहे हैं। हाँ, और सोरोस की तरफ से कुछ नहीं बोला गया इस तरह का कि वो डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है इंडिया को। लेकिन जो आरएसएस के साथ जो रिश्ता उस समय में दिखा था, बट जॉर्ज सोरोस का जो एनजीओ है ओपन सोसाइटी, वो दुनिया भर में लोकतंत्र बहाली के लिए फंड करता है और वहां के संगठनों को मदद करता है, ये तो सच्चाई है। हाँ जी, लेकिन आप देखिए ना, उसमें क्या आ रहा था, जो 60s में जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे, जो खुलासा हो रहा था, उसमें सीआईए का ऑपरेटिव ये बात बोल रहा है, हाँ, कि सीआईए राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके काम कर रहा है इंडिया में। कुर्रान के बारे में, कुर्रान अपने किताब में उस झूठ को इंसर्ट कर रहे हैं कि गोडसे ने छोड़ दिया था। ये सब सीधा सीधा डायरेक्ट एविडेंसेस हैं ये सब। तो हम दोनों को बिल्कुल ही कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों ही दो तरह की चीजें हैं। बिल्कुल। इन दिनों एक और डिबेट बड़ी महत्वपूर्ण हो गई 2024 के लोकसभा के चुनाव में, वो डिबेट है संविधान को लेकर, और आरएसएस को सीधे आरोप लगता है कि वो संविधान को नहीं मानते। गोलवलकर की क्या भूमिका थी? क्या गोलवलकर और आरएसएस संविधान के प्रति कमिटेड थे या नहीं? बिल्कुल नहीं। देखिए, हमने कहा कि ये सारे लोग, गोलवलकर, आरएसएस, सावरकर, सभी लोग जिस तरह के भारत का सपना देख रहे थे, जिस तरह के आइडिया ऑफ इंडिया में विश्वास रखते थे, वो आइडिया ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिलीवर नहीं कर रहा था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने की तरफ मूव कर रहा था, तो नेचुरली ये बिल्कुल ही उसके अलग थे। इसलिए अगर आप उस समय के
जबकि ये सच्चाई है कि बैन जब लिफ्ट होता है तो इन्होंने गोलवलकर ने रिटन में ये दिया था कि वो संविधान को मानेंगे, देश के फ्लैग को मानेंगे। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइजर जो पत्रिका है संघ से जुड़ा हुआ, उसको अगर आप देखेंगे उस समय में, तो आपको दिखेगा कि इनका पोजीशन बिल्कुल अलग था। ये संविधान को गलत मान रहे थे। ये कई जगह पे मनुस्मृति को मान रहे थे कि आधार होना चाहिए संविधान का। तो इनका पोजीशन और जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनका पोजीशन बिल्कुल अलग था। दो डिफरेंट लाइन पे चल रहे थे। धीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया सत्य हिंदी से बातचीत करने के लिए। अपने दर्शकों को मैं बताऊं कि हम दरअसल आज चर्चा कर रहे थे, एक नई किताब गोलवलकर की आई है, द मिथ बिहाइंड द मैन, मैन द मशीन। ये मशीन आपने क्यों लिखा अपनी किताब में? मतलब मिथ बिहाइंड द मैन तो समझ में आता है, लेकिन मिथ द मैन बिहाइंड द मशीन। देखिए, मशीन से मेरा अभिप्राय है संघ, और संघ एक मशीन के रूप में काम कर रहा है। हर एक फील्ड में घुसने की कोशिश कर रहा है, बहुत ही सिक्रेटिव तरीके से, बहुत ही एम्बिगुअस तरीके से। तो इस मशीन के पीछे का व्यक्ति, मेन व्यक्ति गोलवलकर थे, इसलिए हमने ये लिखा। तो अगर गोलवलकर के बारे में आपको समझना है, आरएसएस के बारे में समझना है और मौजूदा राजनीति को समझना है, तो फिर ये किताब आपके लिए बहुत जरूरी है। बिना इस किताब को पढ़े आप शायद आज की मोदी की सरकार को और आज की राजनीति को नहीं समझ पाएंगे। साइमन एंड शूस्टर ने इस किताब को लिखा है, इस किताब को पब्लिश किया है। इस किताब का दाम हार्ड बाउंड है, 899 रुपए है। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, थैंक यू।